पापा आटा चक्की चलाते हैं और उस आटा चक्की से हमारे घर के खर्च चलाना और मेरी पढ़ाई का खर्च, इंदौर का मैं रहने खाने का खर्च निकालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक गलती जो आपने नहीं करना है कि आपने लूप में नहीं फंसना है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के। इसलिए आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उसके फर्स्ट प्रीलिम्स से पहले ही अपना सिलेबस मिनिमम 70-80% कंप्लीट कर लेना है। 100% तो शायद संभव नहीं होता है किसी के लिए भी, पर 90% एटलीस्ट अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर सिलेबस पहले मेंस का कंप्लीट करके रखें, उसके बाद प्रीलिम्स में आपका अटेम्प्ट हो तो बहुत अच्छा है। तो पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, जिन्होंने बोला कि लोकेश नहीं कर पाएंगे, अरे छोड़ो यार। आज वो आपको सुन रहे हो तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मेरी नहीं, उनको बोलना है। सर मेरी सफलता ने ही सारे उत्तर दे दिए हैं, तो मेरा कहना अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपने जो शब्द मुझसे कहे थे, वे शब्द कभी दूसरे व्यक्ति से ना कहिएगा, क्योंकि आपके जो शब्द थे वे जीवन भर का घाव हैं, वो संभवतः कभी नहीं भर सकेंगे। Congratulations। थैंक यू सर। अगर स्टार्ट करें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, यहाँ पे आ जाइए। मेरा नाम लोकेश साहू है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में मुझे जनपद सीईओ का पद प्राप्त हुआ है और सिविल सेवा में यह मेरा चौथा प्रयास था। इसके पहले मैंने लगातार 3 इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें मुझे अनुभव प्राप्त हुआ था, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। और मेरी जो ग्रेजुएशन है वो इंदौर से ही हुई है और ग्रेजुएशन के दौरान मैंने तैयारी शुरू की थी और मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2020 में दिया था सर। तो आपका तीसरा इंटरव्यू था? सर फोर्थ इंटरव्यू था। तो लोकेश, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्या पेन पॉइंट्स रहे, क्या दिक्कतें आई तैयारी के दौरान? सर मेरी जो आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि है वो बहुत बेहतर नहीं है। तो जो इंदौर में रहते हुए जो समस्या थी वो एक आर्थिक रूप से समर्थन प्राप्त करना एक चुनौती थी। तो इसलिए सर, चूंकि मेरे पापा आटा चक्की चलाते हैं और उस आटा चक्की से हमारे घर के खर्च चलाना और मेरी पढ़ाई का खर्च, इंदौर का मैं रहने खाने का खर्च निकालना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए पापा ने अतिरिक्त कार्य करना शुरू किया, जैसे कि वो जो कृषि भूमि को किराए पर लेकर के खेती करते थे ताकि हमको कुछ अतिरिक्त आय मिल सके। तो सर मेरे से ज़्यादा मेरे पिता ने संघर्ष किया है मेरे लिए सर। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी फिर तो पेरेंट्स की, कि मतलब? सर बिल्कुल, सर मेरे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी और मेरे नगरवासियों की भी बहुत ज़्यादा मेरे से अपेक्षाएं थी, क्योंकि सर मेरी जो कक्षा 10वीं में मैं सर जिला प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान पे था और कक्षा 12वीं में गणित संकाय से राज्य प्रावीण्य सूची में 9वें स्थान पे था। तो एक लोगों का परसेप्शन सहज रूप से बन गया था कि ये व्यक्ति जाएगा और सिविल सेवा में प्रथम प्रयास में अपना सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से गाइडेंस की कमी रही, मेरे प्रयासों में कुछ कमी रही, तो मेरा लगातार 3 प्रयासों में मेरा चयन नहीं हुआ। हालांकि मैं इंटरव्यू दे रहा था लगातार, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं जो थी वो कमजोर भी पड़ने लगी। लोग डाउट्स से देखने लगे, पूछ रहे थे और वो शायद ये भी सोच रहे थे कि जब इसने पढ़ाई छोड़ दी भी होगी। पर मैंने सर माता पिता के समर्थन से लगातार इस प्रक्रिया में बना रहा और अंत तक, जब तक सिलेक्शन नहीं ले लिया था तब तक माता पिता का समर्थन रहा। इसलिए मैं सर आज इस पद को प्राप्त किया हूँ सर। तो लोकेश, एक बात तो मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हो यार कि जैसे फादर थे, आटा चक्की चलाते थे और उन्होंने जमीन ली एक्स्ट्रा ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा के आपको भेजा जा सके। जी सर। तो अपने आप में जब ऐसा होता है ना कि खुद पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है कि यार मेरे जो पेरेंट्स हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं मेरे लिए, और ऊपर से कई बार पढ़ाई के दौरान भी सेटबैक्स आते होंगे, जैसे इंटरव्यू में नहीं हुआ या मॉक में कम मार्क्स आ गए, तो उस समय तो बहुत ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है। बिल्कुल सर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर फेस करना होता है क्योंकि हम लगातार टेस्ट दे रहे होते हैं। टेस्ट में हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, और जो टॉपर्स हैं उनके 90 मार्क्स तक आते थे सर टेस्ट सीरीज में।
तो इसको देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे ये समझ नहीं आता मैं ऐसा क्या करूं कि ये इतना जो गैप आ रहा है वो उसको फिल कर सकूं। तो सर ये, मगर मुझे लगता है कि सर ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो एक आपको एक नियति के द्वारा निर्धारित की जाती है। जो मैं वो प्रेशर झेल रहा था, मुझे लगता है वो सर्विसेज में आने के बाद वो मुझे अभी उपयोगी होगा सर, क्योंकि मेरा जो पद है वो इस प्रकार का है जहां मुझे दबाव में काम करना पड़ सकता है, मतलब दबाव हो सकता है, बाहर दबाव। तो मुझे लगता है वो हेल्पफुल रहेगा, जो मुझे जर्नी में मुझे फेस करना पड़ा वो सर्विसेज में काम आएगा सर। बहुत सही कहा आपने, मतलब नेचर आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, आप कह सकते हो। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे जो अब सीरियस एस्पायरेंट्स बचे हैं, जो नॉन सीरियस थे बहुत सारे चले भी गए हैं तो इन सीरियस एस्पायरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि आप ये गलतियां मत करना, मेरे से हो गई थी? देखिए, सबसे पहली गलती जो मैंने की, पीएससी को बहुत हल्के में लिया। मैंने सोचा कि मैं तो टॉपर हूँ, मतलब ऐसा एकदम नहीं था, पर कहीं ना कहीं मन में थी ये बात, मुझे एक्सेप्ट करने में इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो सत्य है अगर मैं वो बताऊंगा तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आपके लिए लाभकारी होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि पीएससी में मैंने सिलेबस देखा, मैंने उसका पीवाईक्यूज देखे, तो मैंने कहा ये तो सामान्य से प्रकृति के प्रश्न हैं, अपन इनको नोट्स उठा के पढ़ेंगे और पेपर दे देंगे और हो जाएगा। तो ये मैंने गलती की, नोट्स नहीं बनाना, प्रॉपर रिवीजन स्ट्रेटजी ना होना, प्रैक्टिस की कमी होना, ये बेसिक 3-4 गलतियां मैंने की। और एक गलती जो आपने नहीं करना है कि आपने लूप में नहीं फंसना है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के। इसलिए आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट हो, उसके फर्स्ट प्रीलिम्स से पहले ही अपना सिलेबस मिनिमम 70-80% कंप्लीट कर लेना है। 100% तो शायद संभव नहीं होता है किसी के लिए भी, पर 90% एटलीस्ट अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर सिलेबस पहले मेंस का कंप्लीट करके रखें, उसके बाद प्रीलिम्स में आपका अटेम्प्ट हो तो बहुत अच्छा है। इससे आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत सही। और एक चीज लोकेश, मैं ये जानना चाहता हूँ, शुरू से ही आप टॉपर रहे, राइट? जी सर। लेकिन पीसीएस में टाइम लग गया, पीएससी में टाइम लग गया, सर। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब अगर देखो कोई बिगिनर है जिसने अभी अभी पीएससी की तैयारी स्टार्ट की है, तो कैसे पढ़ना है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ना कैसे है? देखिए, सबसे पहले अपन ने सिलेबस लेना है और पीवाईक्यूज देखना है कि ये जो सिलेबस है इससे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, और उसके लिए एक अच्छा नोट्स सिलेक्ट कर लेने हैं अपने किसी सीनियर से, सिलेक्टेड लोगों से गाइडेंस लेकर के। और इसके अलावा अगर आपके पास आप सक्षम हैं आप, तो किसी का आप गाइडेंस ले सकते हैं, किसी संस्थान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग ना करिए, क्योंकि यदि आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो मानता हूँ कि आपकी जो प्रक्रिया है, आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी कम हो जाती है, आपको एफर्ट्स कम करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको पहले ही काम करके देते हैं। मैं सौरभ सर को देख रहा हूँ, वो कहाँ हैं एसआर के सर? सौरभ सर कहाँ हैं? मैं उनसे भूगोल पढ़ा हूँ 2019 में, तो सर वो नोट्स आज भी पढ़ता हूँ सर मैं उनके। आज 2025 का मेंस लिख रहा हूँ मैं, तो नोट्स आज भी उनके पढ़ता हूँ सर। सौरभ सर के नोट्स आप पिछले 6 सालों से लगातार पढ़ रहे हो? बिल्कुल सर। सौरभ सर मौजूद नहीं है क्या यहाँ पे? ये सौरभ सर नहीं है, सौरभ सर है नहीं सर, ईएसआर के सर का कह रहा हूँ मैं। अच्छा यही सौरभ राजशेखर कुशवाहा सर है ना सर? अरविंद सर मिसगाइड कर रहे हो आप ठीक है। हाँ, तो क्या एसआर के सर के बारे में क्या बोल रहे हैं? मैं सर यही बोलना चाहता हूँ कि सर ने जो भूगोल पढ़ाई उसको मैं आज भी वो नोट संभाल के रखा हूँ और उसी को पढ़ता हूँ, और इसी कारण से मेरा जो फर्स्ट पेपर है, क्योंकि चूंकि मैं हिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, लेंदी सब्जेक्ट से रिवीजन नहीं कर पाता था, तो सर जो कमी रह जाती थी हिस्ट्री में वो सर भूगोल से पूरी की है सर। तो वो उस जो कमी मैं पूरी कर पाया हूँ वो सर के नोट्स की वजह से, जो उन्होंने हैंड लिखवाए थे सर। एसआर के सर ऐसा क्या भूगोल पढ़ा देते हो, बच्चे भूलते नहीं है, दिमाग में छप जाता है? माइक सिखा के लाए हो क्या इनको? सर, बच्चों का प्यार है और विषय से प्यार है, दो चीजें हैं जो ज्योग्राफी से मुझे बांधे रखती हैं। मैंने ब्लड में भी ज्योग्राफी है और बच्चों की भी नस नस में ब्लड में ज्योग्राफी घुमाने का, पृथ्वी घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया।
हाँ लोकेश, जी सर। और बताइए बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। अच्छा एक बात तो, रिजल्ट वाला दिन कैसे रहा? अभी जो हाँ सर, अभी जो रिजल्ट आया कैसा रिएक्शन था, क्या रहा सर उस दिन? बहुत अच्छा था। चूंकि 2-3 दिन पहले से ही माहौल बनने लगा था, न्यूज आ रही थी कि आज रिजल्ट आ जाएगा या 2-4 दिन में रिजल्ट आने का है। तो मैंने पहले तो शुरू में घर पे नहीं बताया, क्योंकि रिजल्ट बार बार आगे बढ़ रहा था, किसी भी कारण से समय पे नहीं आ रहा था। तो क्योंकि घर वाले भी चिंतित होने लगे थे कि अब आ रहा है, तो वो भी चिंता में आ जाते थे। इस कारण से फिर मैंने बताया नहीं। फिर जब लास्ट टाइम जब तय हुआ कि अब लगभग आ ही जाएगा, तो फिर मैंने उनको घर पे बता दिया। और जब रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले कॉल घर पे किया और मम्मी को बताया कि अब मम्मी सिलेक्शन हो गया है। तो सब लोग बहुत खुश थे। इसके अलावा सर बहुत सारे फोन्स कॉल्स आने शुरू हुए, और कुछ मैंने टीचर्स को भी अपने जो कभी जिनसे मैंने पढ़ा था, मार्गदर्शन लिया था, बड़े भैया, उन सबको कॉल्स मैंने भी किया, उनको सबको सूचित किया। तो सर बहुत खुशी का माहौल था और बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया। और मैं बताना चाहूंगा कि सर मुझे 3 दिन लग गए इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि मैं जनपद सीईओ हूँ, क्योंकि 2 दिन तक तो सर मैं मतलब खुश था कि कॉल्स आ रहे थे, बात कर रहा था। लेकिन कल रात जब मैं बैठा, मन शांत हो गया था ये सेलिब्रेशन कॉल्स वगैरह से फ्री होकर के, तो सर मैं इतना रोया हूं कल, पता नहीं क्यों इतना रोया हूं, जितना मैं फेल होने पर भी नहीं रोया सर कल। मुझे बहुत खुशी है सर कि मैं अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतरा हूं, क्योंकि ये जो पद मिला है सर, इसकी अपेक्षा नहीं थी। मैं तो सोच रहा था कि सर वो सहकारिता विस्तार अधिकारी जो छोटा सबसे निचले प्रेफरेंस देते हैं वो भी मिल जाएगा तो उसमें भी संतुष्ट रहूंगा। पर बाबा महाकाल की कृपा ऐसी है कि बोलिए जय श्री महाकाल। सारे पोस्ट अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई नीचे वाला नहीं है, कोई ऊपर वाला नहीं है, सारी पोस्ट अच्छी मेरा कहने का आशा यह था कि हम जब प्रेफरेंस भरते हैं तो एक प्रेफरेंस में हमको अधिकांश लोग सहकारिता विस्तार अधिकारी को अंतिम क्रम में रखने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर। जिस कारण से मैं उसको कह रहा था सर वो छोटी पोस्ट है, मतलब ऐसा छोटा कहने का आशा, गलत नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं था उसके प्रति। नहीं, समझ गया। तो आज लोकेश आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं और बल्कि बोलना चाहता हूं। आज देखो मतलब पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपके ऊपर डाउट किया, जिन्होंने बोला कि लोकेश नहीं कर पाएंगे, यार छोड़ो यार। आज वो आपको सुन रहे हो तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मेरी नहीं, उनको बोलना है। सर मेरी सफलता ने ही सारे उत्तर दे दिए हैं, तो मेरा कहना अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आपने जो शब्द मुझसे कहे थे वे शब्द कभी दूसरे व्यक्ति से ना कहिएगा, क्योंकि आपके जो शब्द थे वे जीवन भर का घाव हैं, वो संभवतः कभी नहीं भर सकेंगे। सर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरा 12th का रिजल्ट आया था सर और लोग मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने पूछा बेटा क्या करोगे? तो सर मैंने कहा कि सर मैंने कहा चाचा मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा हूं, अब इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उनका कहना था कि बेटा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कलेक्टरी होती है ना वो खून में होती है। तो सर ये बात दिल से शायद ही कभी निकल पाए, और मैं एक प्रयास और करना चाहूंगा कि एसडीएम हूं ताकि प्रमोशन पाकर कलेक्टर तो हूं। थैंक यू सर। तो चाचा को ये शॉर्ट काट के जरूर भेजना। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लोकेश लास्ट में कुछ भी बोलना चाहते हो? आज आपका दिन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो शेयर कीजिए, दिल से बोलिए। सर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम अकेला कर्म कर सकते हैं, अपना 100% एफर्ट डालिए, बाकी ईश्वर पर विश्वास रखिए। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप असफलता से कभी निराश नहीं होंगे। असफलता को एक प्रक्रिया मानिए, भविष्य में आप सफल होंगे। वो असफलता के दौरान सीखे हुए जो आपके सबक हैं
वही सबक आपकी सफलता का आधार बनेंगे। इसलिए असफलता के जो सबक हैं उनको याद भी रखना है और असफलता को नकारात्मक रूप से नहीं लेना है। असफलता को ये मानना है कि यह एक अनुभव है। बहुत सही है। बस एक आखिरी क्वेश्चन आपसे है। देखो, आपने इंटरव्यूज में बार बार फेलियर भी झेला और फाइनली आपको सक्सेस मिली। तो पूरी मतलब ये जो जर्नी थी, फेलियर और लास्ट में सक्सेस, धीरे धीरे देखो आप मैच्योर भी हुए, मतलब आपकी एज भी बढ़ रही थी, आप मैच्योर हुए। आपने लाइफ में क्या जाना, मतलब समाज कैसे बदल जाता है, मतलब कैसे, कौन से लेसन्स इस पूरी जर्नी ने आपको दिए? सर, मेरी घर पे निरंतर रूप से बात होती रहती थी, तो और मैं भी लोगों को ऑब्जर्व करता रहता था कि हाँ डेफिनेटली जब तक मेरा यहाँ पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और जो सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट नहीं आए थे तब तक तो लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा था। लोग क्योंकि अपेक्षा कर रहे थे कि मेरा सिलेक्शन 1-2 अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन जब मैं लगातार फेल हुआ तो लोगों का व्यवहार बदल गया। लोग सीधे निकल जाते थे, कई करीबी मित्र भी थे जो इग्नोर करके निकलने लगे थे और कई रिश्तेदार भी बहुत इग्नोर करने लगे थे। लेकिन मैं सर इन डिटेल्स में ऐसी बातों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये शायद जगत की रीति है कि लोग सक्सेस व्यक्ति को ही पूछते हैं या असफल व्यक्ति के साथ शायद खड़ा होना नहीं चाहते हैं। पर ठीक है सर, एक्सेप्ट करता हूं मैं इस चीज को, कोई इसमें इशू नहीं है सर, आई एम ओके विद इट सर। बहुत सही है। और आज देखो मैं बल्कि उन एस्पायरेंट्स को भी बोलना चाहता हूं जिनका देखो नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया है एमपी के रिजल्ट में, कि देखो कमी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके प्रयास में रही है। अपने ऊपर डाउट मत कीजिए और इस जर्नी में आप अकेला फील मत करिएगा। पीडब्ल्यू ओनली एस पूरी तरह से साथ है आपकी तैयारी में। जो भी सपोर्ट आपको चाहिए आप ऑफलाइन सेंटर में आइए या फिर ऑनलाइन टीम से संपर्क कर सकते हो। आप कभी अकेला फील मत करिएगा, पीडब्ल्यू ओनली एस की पूरी टीम परिवार की तरह आपके साथ है। तो लोकेश, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। एसआरके सर, आप तो फिर से आओगे यहाँ पे? बिल्कुल सर।